ऐसा क्यों होता है कि हम जब तय करते हैं कि हमें मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है या फिर किसी को एक किताब पढ़नी है या फिर एक्सरसाइज फिर से स्टार्ट करनी है, तो वो चीज़ हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि इलॉन मस्क कहते हैं कि व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द odds आर नॉट इन योर फेवर। जब कोई भी चीज़ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, याद कीजिए वो एग्जामिनेशन या फिर याद कीजिए वो इंटरव्यू या फिर वो मीटिंग, आप कुछ भी करके, अगर आपकी फ़्लाइट है तो आप भले ही हर रोज़ अगर आप 11 बजे उठ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है तो उस दिन आप 3 बजे भी उठ जाएंगे, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर इवेंट को, उस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना है। और हम बहुत सारी चीज़ें इसीलिए नहीं कर पाते, हमें लगता है कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल पढ़ाई करना, लेकिन वो उतनी मेहनत से या फिर उतने एक जज्बे से हम नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तक हमने उस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंट स्थान नहीं दिया है। सोचिएगा इसके बारे में। आज 24 जून 2021 है। हमारे टेबल के ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो लेट्स क्विकली मूव ऑन डियर फ्रेंड्स। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर इन स्मार्ट कोर्सेज को डिज़ाइन किया है। कोर्स के फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। लेट्स क्विकली गो थ्रू सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। टोयकाथॉन 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आज इसको एड्रेस करने वाले हैं। और ये टोयकाथॉन जो है, इसका मेन लक्ष्य ये है कि हम इनोवेटिव टॉयज़, इनोवेटिव गेम्स के जो आइडियाज़ हैं उसका क्राउड सोर्सिंग करें। क्राउड सोर्स यानी कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे और नए नए आइडियाज़ जो हैं उसका आदान प्रदान होगा। मीटिंग ऑफ ऑल पार्टीज फॉर जम्मू एंड कश्मीर, आज ये मीटिंग होने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड के बारे में डिस्कशन की जाएगी। तो फर्स्ट मीटिंग है, देखते हैं इसमें क्या होता है। हमारे देश में 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को कोविड के डोजेस दे चुके हैं। यूके की हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की जो अपील है कि उनको भारत वापस न भेजा जाए, तो इस अपील को यूनाइटेड किंगडम की हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। भारत ने ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है और ये गीत कंपोज और गाया गया है बाय मोहित चौहान। ऐसे प्रश्न आपको स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और ये जो गीत है इसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने है। प्रेसिडेंट कोविंद साहब कानपुर की यात्रा पर हैं और एक स्पेशल ट्रेन में वो वहाँ पर जाने वाले हैं। रेलवे मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि किसान रेल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको देश की जो पूरी मार्केट है, फार्म मार्केट, तो उसमें एक्सेस या फिर वो अपना सामान वहाँ पर बेच सके। इसको लेकर किसान रेल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, नो डाउट। फिर कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल साहब जो हैं वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चरल, अब एक पार्डन, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल चेयर्स सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर, इसकी मीटिंग को वो हेड करने वाले हैं। मूविंग ऑन, डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने ये बताया है कि एक दूसरे के साथ कोलाब्रेशन से, रिसर्च पार्टनरशिप से और एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को एक दूसरे के लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तब जाकर हम इस प्रकार कोविड जैसे पेंडेमिक के खिलाफ लड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट आई थी मीडिया में कि सरकार जो है वो होमलेस लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर रही है, तो ये रिपोर्ट गलत है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली बता दिया है। और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब जो हैं वो एक नया प्लान उन्होंने अनवेल किया। इसमें पुलिस को और ज़्यादा फंड्स दिया जाएगा ताकि वो ये होमिसाइड यानी कि जो एक प्रकार के मर्डर्स हैं, डेथ्स हैं, उनको रोक सकें। रशिया रशिया और यूके के बीच में एक क्लैश होते होते रह गया। अब रशिया का कहना यह है कि जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी में यूके की जो एक नेवल शिप है वो ब्लैक सी को एंटर करने की कोशिश कर रही थी। उस टाइम पर रशिया ने वार्निंग शॉट्स इश्यू किए और फिर एक बॉम्ब भी गिराया। और ये चीज़ की वजह से ये जो ब्रिटिश रॉयल नेवी डिस्ट्रॉयर हैं वो फिर ब्लैक सी में एंटर न होने की बजाय वापस चला गया।
तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओपिनियन एडिटोरियल्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए हम सबको अफेक्ट करने वाला एक टॉपिक है फ्यूल ऑन फायर। बाकी सारी चीज़ें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखेंगे तो सारी चीज़ें गिर रही हैं, लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रेविटी को चीरते हुए आसमान की तरफ आगे बढ़ रही है। वन इज़ ऑयल प्राइसेस एंड सेकंड इज़ महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। राजस्थान में डीजल की प्राइस 100 से भी ज़्यादा हो चुकी है। 3 डिजिट में अब हम फ्यूल की प्राइस पे करेंगे। और 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 से ज़्यादा है ना। रिमेंबर, हमारा देश टू व्हीलर का देश है, और टू व्हीलर जो है ऐसा नहीं है कि गरीब लोग चलाते हैं, ऐसा इट्स नथिंग लाइक दैट। लेकिन ज़्यादातर मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास हैं या फिर पुअर क्लास हैं, वो उनके लिए उनके पास सबसे बेस्ट अगर कोई व्हीकल है तो दैट इज़ दैट टू व्हीलर। वो कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स यूज़ करने वाले लोग जो हैं, टू व्हीलर्स पेट्रोल होते हैं, पेट्रोल इंजन वाले होते हैं। और जब टू व्हीलर्स के फ्यूल की प्राइस बढ़ जाती है, यानी कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कॉमन मैन के पॉकेट के ऊपर। इकोनॉमी इज रीलिंग अंडर सीवियर रिसेशनरी प्रेशर्स। मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, एम्प्लॉयमेंट डाउन है, परचेसिंग पावर जो है कॉमन मैन का वो भी डाउन होते जा रहा है। कुछ समय पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आपको याद हो, कंजम्पशन। कंजम्पशन जो है, इसकी ताकत, इसकी एनर्जी आप जस्ट समझने की कोशिश करें। आपके इर्द गिर्द आप अभी देखिए कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप एक कंप्यूटर या फिर मोबाइल स्क्रीन को भी देख रहे हैं, फिर आपके कान में एक हेडफोन है, आपका मोबाइल का चार्जर, फिर जहाँ पर आपने मोबाइल को चार्ज में लगाया है वो इलेक्ट्रिक होल्डर, वो स्विच, आपका वाईफाई, आपका फर्नीचर, आपकी परफ्यूम की बोतल, शेविंग क्रीम, जो दूध है आपके रेफ्रिजरेटर में। तेरा सो मेनी थिंग्स। आपने 1 साल पहले, 6 महीने पहले पर्दे लिए होंगे, राइट। जस्ट ऑब्जर्व कितनी सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ों की वैलिडिटी अलग। दूध की वैलिडिटी लेट्स से 24 आवर्स है, लेकिन आपके वाईफाई का जो डिवाइस है उसकी वैलिडिटी 3, 4, 5 साल होगी। आपके पर्दे शायद 2-3 साल चले। तो हर एक चीज़ जो है आपने कभी ना कभी खरीदी है, तो ऐसा हर रोज़ कोई ना किसी चीज़ को खरीदने के लिए मार्केट में जाता है। तो ये जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन से मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग से फिर जॉब्स जनरेट होती हैं, जॉब्स जनरेट होती हैं तो परचेसिंग पावर इंक्रीज होता है, फिर से वो साइकिल जो है वो चलती रहती है। और जब ये पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ जाती है तो कॉमन मैन जो होता है, उस कॉमन मैन के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, वो पैसे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाता, कंजम्पशन के ऊपर इसकी इम्पैक्ट होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर जॉब, ये सारी चीज़ें और टैक्स और सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। ऑयल प्राइसेस की एक कास्केडिंग इफेक्ट भी है, महंगाई बढ़ाता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी जो हैं ट्रक्स, ट्रेन, शिप के माध्यम से यहाँ से वहाँ भेजी जाती हैं। तो जब फ्यूल की प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल चल रही है, और एक साल में, नॉट एक साल में, इनफैक्ट दिस ईयर, इसी साल की बात करें 2021 की, तो भारत सरकार ने 43 टाइम्स फ्यूल की प्राइस जो है इसको इंक्रीज़ किया है। धीरे धीरे करके इंक्रीज़ किया, तो इसलिए हमें इतना बड़ा पेन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एक साथ गवर्नमेंट 10 रुपये 15 रुपये कर देती तो शायद कुछ और माहौल हमें देखने को मिलता, मीन्स एक प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन कुछ पैसे बढ़ाते गए तो धीरे धीरे जो इंक्रीमेंटल जो इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका कोई इतना बड़ा हम फील नहीं कर पाए, मीन्स ये शॉक हमें नहीं लगा। लेकिन अब सेविंग के ऊपर इसकी इम्पैक्ट होगी। सरकार के लिए तो ये एक अच्छी बात है, सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। 2019 में आप देखिए, अप्रैल से नवंबर वाला जो पीरियड था 2019 का, उसमें सरकार को 1,32,899 करोड़ मिले। सेम पीरियड 2020 में देखिए 1,96,342 करोड़, तो 60 करोड़ रुपीज़ सरकार को ज़्यादा मिले एक्साइज कलेक्शन में। सेंट्रल टैक्सेस की बात करें फ्यूल के ऊपर, मई 2014 में ये 10 रुपीज़ 39 पैसे थे, जून 2020 में ये 32 रुपीज़ 90 पैसे या फिर 9 पैसा। नाउ द थिंग इज़ डियर फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। मैंने देखा कल की कमेंट्स,
जो मिस्टर रेजी हैं, कल के टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, वो ईरान के नए प्रेसिडेंट हैं, इजराइल के नहीं। इट वाज अ टोटली स्लिप ऑफ टंग। मैंने स्क्रीन के ऊपर भी ईरान ही लिखा है, बट कहीं पर मैंने कह दिया, आई एम नॉट श्योर वेयर, बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि इट्स नॉट इजराइल, इट्स ईरान। यस, इट इज़ ईरान। तो इट वाज टोटली अ स्लिप ऑफ टंग, तो आई एम श्योर आपको भी पता चल गया होगा। ओके, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, मोदी सरकार से पहले फ्यूल की प्राइसेस अगर आप देखें तो फ्यूल की प्राइस का 2/3 पोर्शन जो है वो फ्यूल था, और बाकी का जो 1/3 पोर्शन है ये एक्चुअल फ्यूल की प्राइस है या फिर फ्यूल का कॉस्ट, जो भी आप कहें, और 1/3 जो है इसमें वो था टैक्सेस। अब ये हो चुका है कि 54% टैक्स होता है, यानी कि अगर आप 100 रुपये पेट्रोल की कीमत है तो इस 100 रुपये में से 54 रुपीज़ जो हैं ये आप टैक्स पे कर रहे हैं, ये टैक्स है इसका। और इसमें से 46 रुपीज़ जो हैं ये एक्चुअल फ्यूल की कॉस्ट है। तो जस्ट इमेजिन सरकार कितने पैसे इसमें से कमा रही है। और जब भी बात आती है तो सरकार ये कहती है कि ये सारी चीज़ें हम भलाई के लिए खर्च करें, वेलफेयर स्कीम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 35,000 करोड़ रुपीज़ वैक्सीनेशन के लिए भारत सरकार ने यूज़ किए हैं, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? फ्यूल से आएंगे। बट द थिंग इज़, जब आप डीजल की कीमत बढ़ाते हैं तो ट्रक जो हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ जाती है, फिर वो डीजल पंप्स जो खेतों में पानी पहुंचाते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो फिर इनपुट कॉस्ट जब किसानों का बढ़ जाएगा तो फार्म प्रोडक्ट्स, खाने पीने की चीज़ें जो हैं उसकी कीमत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ेगी, तो ओवरऑल प्रेशर किसके ऊपर आएगा? कॉमन मैन के ऊपर। और सरकार को थोड़ी फिस्कल डिसिप्लिन बरतने की ज़रूरत है। फिर एक्सेसिव यहाँ वहाँ फालतू के खर्च जो हैं, आपको एक जगह मिल गई है जहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं, राइट, आप पैसे लिए ही जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को कम कर सके, तो वो कोशिश करनी चाहिए। फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि फ्यूल की इतनी ज़्यादा प्राइस होना जो है, दिस इज़ नॉट हेल्थी इंडिकेटर, दिस इज़ नॉट गुड। फ्यूल के टैक्स थोड़े कम करके भी भले ही थोड़ा रेवेन्यू कम आए सरकार के पास, लेकिन लोगों के पास अगर जेब में पैसे रहेंगे तो वो कंज्यूम करेंगे, वो खर्च करेंगे, वो पैसे किसी और प्रोडक्ट में खर्च करेंगे, और इसकी वजह से इकोनॉमी में एक एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा। तो ये कोशिश करने की आवश्यकता है सरकार को, ना कि टैक्स बढ़ाने की। नीड फॉर होलिस्टिक एजुकेशन पॉलिसी, ये भी पायोनियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एजुकेशन के ऊपर आपको हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, आई एम श्योर आपको पता भी होगा, आपने पास्ट पेपर्स देखे होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस एग्जामिनेशन। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स कि जेंडर डिस्पैरिटी और नॉन इंक्लूसिविटी जो है ये भारत के एजुकेशन में आपको देखने को मिलती है। जब मैं अब सोचता हूँ तब मुझे पता चलता है कि जब मैं मेरी लकीली टचवुड एक बहुत ही अच्छी स्कूल में मैंने पढ़ाई की, आई वॉज लकी इनफ आई वुड से। तो हमारी जो स्कूल थी उसमें 3 रोज थी एक क्लास में। तो एक जो मिडिल रो थी वो कम्प्लीटली गर्ल्स की रो थी, और एक तरफ बॉयज़ की रो और दूसरी तरफ बॉयज़ की रो। तो उस टाइम पर हम कभी भी दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता था कि जितनी गर्ल्स है उतने ही बॉयज़ क्यों नहीं है क्लास में, गर्ल्स कम क्यों हैं। तो वो क्या था, वो हमारे क्लास की नहीं, लेकिन क्लास के बाहर की जो दुनिया है वहाँ की जेंडर डिस्पैरिटी को दर्शाता है। वहाँ तक, क्लास तक, जो एक अच्छी स्कूल में वहाँ तक अगर लड़कियाँ पहुँच गई, दैट मीन्स वो उन परिवारों में से हैं जो परिवार एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जो वहाँ तक नहीं पहुँची हैं तो वो उस क्लास के बाहर हैं, या फिर ऐसा कोई भी क्लास, आपका भी क्लास ऐसा हो सकता है। तो ये जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो हमें हमारे लाइफ में देखने को मिली है, आज भी देखने को मिलती है। आप कॉलेजेस में भी देख लीजिएगा, यही सिचुएशन है। और जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की वहाँ पर, एक पर्टिकुलर कॉलेज में कुछ टाइम के लिए मैं था, तो वहाँ पर तो सिर्फ 3-4 बेंचेस ही गर्ल्स की थी, बाकी पूरा क्लास जो है वो बॉयज़ का था। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होंगी जिन्होंने 12th तक तो पढ़ाई की, लेकिन फर्स्ट ईयर तक या तो उनकी शादी करवाई गई, या फिर पढ़ाई जो है वो बंद करवा दी गई, या फिर वो घर से पढ़ रही हैं, ऐसी भी सिचुएशन है।
तो ये चीज़ मैंने तो देखी है ना, आई एम श्योर आपने भी देखी ही होगी, आई एम श्योर, डेफिनेटली आई एम पॉजिटिव कि आपने ये चीज़, क्योंकि आज भी हमारे देश में ये चीज़ है। और जब तक ये है तब तक ये फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, क्वालिटी एजुकेशन, ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे। क्वालिटी एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि आपके पास अच्छा एक लैपटॉप हो, आपके पास स्मार्टफोन हो, आपके पास वाईफाई कनेक्शन हो, आपके पास बुक्स सारी अवेलेबल हों, आपके घर में एक अलग से एक कमरा हो, वाईफाई कनेक्शन, ये सारी चीज़ें, एयर कंडीशनिंग हो, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो दैट इज़ नॉट क्वालिटी एजुकेशन, राइट। आप अच्छी स्कूल में ज़्यादा फीस पे करके जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ दैट इज़ ऑल्सो नॉट क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर आपको इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी हो, कि वहाँ पर लड़कियाँ भी हों, लड़के भी हों, ट्रांसजेंडर्स भी हों आपके क्लास में, तब जाकर आप अलग अलग चीज़ों को समझ पाएंगे, उनका। और एक क्लास में पैसे वाले के बच्चे भी पढ़ रहे हों, वहाँ पर गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा हो, राइट। तो ऐसी सिचुएशन क्लास की होनी चाहिए कि आपको देश की जो रियलिटी है वो क्लासरूम में देखने को मिले, एज फार एज बैकग्राउंड्स आर कंसर्न्ड। एक बार क्लास में पहुंच गए देन एवरीवन इज इक्वल, बिकॉज एवरीवन इज वेयरिंग ए सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म। और ये सिर्फ यूनिफॉर्म ही नहीं, फिजिकल नहीं, मेंटली एंड इमोशनली भी यही होना चाहिए। एनीवे, चाइना के साथ अगर देखें तो हम काफ़ी पीछे हैं। यहाँ पर ब्रिक्स नहीं, ब्रिक लिखा हुआ, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो इन 4 देशों की बात करें तो इन 4 देशों में भी हम काफ़ी पीछे हैं। चाइना में नियर यूनिवर्सल लेवल, लोअर सेकेंडरी और अपर, लोअर सेकेंडरी में नियर यूनिवर्सल लेवल है, और मेजॉरिटी वहाँ के जो बच्चे हैं वो अपर सेकेंडरी जो हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक्सेस टू एजुकेशन की बात करें तो चाइना हमसे काफ़ी आगे हैं। इंडिया की हमारी बात करें तो सब सहारन रीजन में, जो अफ्रीका का सब सहारन रीजन है, जो बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ रीजन है, तो उस रीजन से थोड़े ही हम आगे हैं। बाकी हमारी सिचुएशन इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। India witnesses a huge gender disparity and access to education in India remains widely problematic, with great variations between and within states and a large differences in participation between identifiable subpopulations like scheduled castes, tribes, girls and some Muslim communities. एक तो जेंडर डिस्पैरिटी है, लड़का है तो उसको कॉलेज या फिर मास्टर्स तक पढ़ाई करवाना, लड़की हैं तो फिर 12th या फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तब तक शादी हो जाए तो पढ़ाई जो है दैट्स इट डन। इट्स एक आपको पता चल जाता है, इट्स ये क्या टाइम पास करने के लिए पढ़ाई करवाई जाती है। 12th तक को शायद इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर कॉलेज जब भी आती है तो लोग कहते हैं कि जब भी शादी हो जाएगी तब वो पढ़ाई करना जो है वो छोड़ देगी, और फिर ऐसी सिचुएशन, ऐसी डिस्कशंस होती हैं। सो दिस इज़ वेरी सैड। फिर एक ही राज्य के अंदर आप देखेंगे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आगे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पीछे हैं। फिर कम्युनिटीज़ की बात करें तो SC, STs, फिर गर्ल्स एजुकेशन की अभी हम बात कर रहे हैं, और कुछ ऐसी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर भी एजुकेशन जो है वो काफ़ी कम है। 30% जितने हमारे देश के जो बच्चे हैं वो ग्रेड 5 तक पहुँच पाते हैं, मीन्स वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर दैट्स इट, उनकी गेम ख़त्म। कुछ 50% जितने जो हैं वो 7th, बेग पार्डन 8th ख़त्म करने से पहले ड्रॉप हो जाते हैं, और 60% जितने जो हैं वो 10th फिनिश होने से पहले चले जाते हैं। और ख़ास करके जो हमारे बीमारू राज्य हैं वहाँ पर तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। गर्ल्स की बात करें तो ये रहा आंकड़ा, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 को देखें तो 26% गर्ल्स ऐसी थी जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट किया, कंपेयर टू 50% बॉयज़। और सन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि लड़का कमाएगा तो फिर उसको पढ़ाएंगे, तो वो कमाएगा तो घर चलाएगा, लड़की कमाएगी तो फिर वो ससुराल चली जाएगी, और वहाँ पर बट दिस इज़ ए वेरी लो या फिर चीप थिंकिंग आई वुड से। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर वो वहाँ पर जा रही हैं तो फिर दैट्स गुड इज़न्ट इट, कि एक घर जो है दूसरा घर वो तो है, और फिर हर एक ऐसा करना लगेंगे तो फिर आपके लड़के के लिए भी जो बहू आएगी वो भी पढ़ी लिखी अगर होगी तो शी विल ऑल्सो एड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इन योर फैमिली। लेकिन
देते वक्त सोचते हैं, लेते वक्त ये सारे, आई डोंट वांट टू गो इनटू इट एनीवे। आपको पता है, आप भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो यू नो मेनी थिंग्स अबाउट इट। बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट्स ऑफ स्कूलिंग इज़ हाई इन इंडिया, और यही वजह है कि गरीब परिवार जो हैं वो पैसे खर्च नहीं कर पाता है एजुकेशन के पीछे। और एक सर्वे कंडक्ट किया गया, तब पता चला कि सिर्फ अपनी टोटल इनकम का कुछ 5% जितना ही एजुकेशन के पीछे प्रोवाइड किया जाता है। फिर अनसब्सिडाइज्ड स्कूल्स हैं, सब्सिडाइज्ड स्कूल्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं, जो अवेलेबल हैं उसमें उतनी शायद अच्छी क्वालिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना होगा, एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाना होगा। और यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट्स भी दिए गए हैं: रिसोर्सेज, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, लव, केयर एंड सॉलिडारिटी, पावर, वर्किंग एंड लर्निंग। तो ये कुछ ऐसे पिलर्स हैं, ये कुछ ऐसा फ्रेमवर्क है कि इन सारी कंडीशंस के ऊपर हम इक्वालिटी, जब तक हम एजुकेशन में नहीं लाएंगे, तब तक इक्वालिटी के एब्सेंस में वो क्वालिटी भी देखने को नहीं मिलेगी। सारे रिसोर्सेज होंगे और इक्वालिटी नहीं है, तो दैट इज़ नॉट क्वालिटी। तो इक्वालिटी और उसके ऊपर आपको मिलेगी एजुकेशन की क्वालिटी। एंगेज ईरान, दिस वन इज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। यूएसए ने डिसीजन लिया है कि ईरान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, तो इन वेबसाइट्स को बैन किया जाएगा या फिर ब्लॉक किया जाएगा। लेकिन आज के ज़माने में आप किसी की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आई थिंक क्या कहते हैं उसको, आई डोंट यूज़ इट, तो मुझे पता नहीं, बट आई नो द फैक्ट के कुछ ऐसे VPN ऐसा कुछ करते हैं, एंड देन व्हाट दे डू इज़ दे विल, यू विल बी एबल टू रन वेबसाइट। मेरे रिश्तेदार हैं तो उनके देश में बहुत सारी ऐसी चैनल्स अवेलेबल नहीं है, भारत की वेबसाइट्स या फिर चैनल्स जो हैं हमारी सीरियल्स और बहुत सारी, तो लेकिन दे यूज़ दिस VPN, और फिल्में डाउनलोड करने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट विल बी डन। जो ईरानियन वेबसाइट्स आपने लॉन्च की हैं, तो उसको ऐसे ही लोग जो हैं वो, आजकल टेक्निकल चीज़ें, तो ये इतना कोई सक्सेस इसमें नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि ऐसा किया क्यों है, अब यूएसए का कहना यह है कि ये ईरान की कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फेक इन्फॉर्मेशन या फिर डिस इन्फॉर्मेशन के कैंपेन्स चला रही हैं। अगर आपको डिस इन्फॉर्मेशन के ख़िलाफ़ लड़ाई करनी है तो बेस्ट है कि आप राइट इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करें और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को और ज़्यादा सपोर्ट करें। ये कुछ ऐसे पिलर्स हैं जिससे आप इस प्रकार की फ़ेक इन्फॉर्मेशन को, जो आप बता रहे हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के ख़िलाफ़ आप लड़ सकते हैं। नाव, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि ईरान के नए एक प्रेसिडेंट आ चुके हैं, इब्राहिम रईसी। अब टेक्निकली अगस्त 2021 में वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अभी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, अभी उन्होंने सिर्फ इलेक्शन जीता है, लेकिन ही इज़ गोइंग टू बी प्रेसिडेंट, नो डाउट अबाउट इट। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने एक प्रकार से विलिंगनेस भी दिखाई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर में विश्वास करते थे कि ईरान के ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए कि वो टूट जाए, बिखर जाए, और तब उनको बताया जाए कि अब आपकी ये जो न्यूक्लियर की जो आपकी एक प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस को आप बंद करें। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह है कि वो ये मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी नहीं, वो बातचीत और ये सारी चीज़ों के माध्यम से फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन उतना भी सॉफ्ट नहीं है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ऑफ द डे इट इज़ अमेरिका, इट्स नॉट गोइंग टू एक्ट एज ए वीक कंट्री, ये स्ट्रांगली ही रिएक्ट करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। अब वियना में डिस्कशन हुई थी, बातचीत हुई थी यूएसए और ईरान के बीच में नहीं, लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो ईरान के साथ और यूएसए के साथ बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन सभी देशों ने ये कहा कि इसमें इसके एक आशा रखी जा सकती है कि चीज़ें जो हैं वो आगे चलकर सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब ईरान ने कहा है कि आप सैंक्शंस जो हैं वो पहले हटा दीजिए, उसके बाद हम आप जो बता रहे हैं वो करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हुआ ये था कि पहले ईरान ने चीज़ों को फॉलो करने की शुरुआत की, और फिर ट्रंप आए और ट्रंप ने ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए, और फिर ईरान नाराज़ हो गया। तो अब जब यूएसए उनको बता रहा है कि आप ओरिजिनल एग्रीमेंट में जो लिखा गया है वो सारी चीज़ों को फिर से कीजिए, या फिर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम कर दीजिए, स्पीड कम कर दीजिए, ये वो, तो ईरान कह रहा है कि पहले आप सैंक्शंस हटाइए। इससे पहले की सिचुएशन में हमने आपकी बात मानी थी और उसके बाद आपने हमारी बात मानी थी, इस बार आप सैंक्शंस हटाइए, हम हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको कर देंगे। तब तक ईरान जो है वो फुल फ्लेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है।
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दीजिए। इसके ऊपर मिस्टर रईसी ने क्लियरली बता दिया है कि इसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं हो सकती, ये तो हम बढ़ाएंगे ही। न्यूक्लियर के ऊपर उन्होंने बताया है कि अगर आप सैंक्शंस हटा दें तो हम फिर सोच सकते हैं प्रोग्राम को रोकने के बारे में। तो ये यहाँ तक बात अब पहुँच चुकी है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। व्हाट मुंबई कैन लर्न फ्रॉम न्यूयॉर्क, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। अरविंद पनगरिया साहब और राजीव मंत्री साहब, ये दोनों ने मिलकर इस आर्टिकल को लिखा है। इक्विटी कैपिटल मार्केट्स की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो जब 1991 में हमारे देश में रिफॉर्म्स हुए तो बहुत बड़ा जो बेनिफिशियरी रहा वो हमारी स्टॉक मार्केट रही। हाल ही में जो हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया और ये 8th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन 8th रैंक पर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब प्राइवेट इक्विटी फंड जो हैं, ये एक हम जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंड बन जाता है। किसी ने 100 रुपये लगाया, किसी ने 1000, किसी ने 1 लाख, तो ये टोटल जो फंड होगा तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल फंड हो जाएगा अर्ली स्टेज के लिए। कोई कंपनी का अर्ली स्टेज है और उनको फंड मिल रहा है तो वो फटाफट आगे बढ़ सकते हैं। किसी ग्रोथ स्टेज पर कंपनी अटकी हुई है, कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, यहाँ तक पहुँच गई, अब इस लेवल को तोड़ने के लिए फ़ंड चाहिए, तो वो जब इनके पास होगा तो ये प्राइवेट इक्विटी फ़ंड जो है वो ये फ़ंड प्रोवाइड करते हैं, ये पैसे मिलते हैं और इसकी वजह से कंपनी जो है वो ग्रो होती रहती है। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसने इस रिटेल इक्विटी इन्वेस्टर्स को डी रिस्क करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स या फिर रूल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और ये स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से जो कुछ नई कंपनीज हैं वो फिर IPOs लॉन्च नहीं कर पाती हैं। SEBI has relatively tough eligibility criteria for companies wishing to float an IPO। कोई कंपनी अगर IPO लॉन्च करना चाहती हैं तो बहुत ही टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपके टेंजिबल एसेट्स एटलीस्ट 3 करोड़ के होने चाहिए। फिर पिछले 3 सालों का अगर आप देखें, एग्जिबिट एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ रुपए होना चाहिए, इसमें ऑपरेटिंग लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये 3 सालों का 3 सालों का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ होना चाहिए और नेट वर्थ जो है वो 1 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस है। अब इसी चीज़ को अगर हम USA की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसके साथ कंपेयर करें, तो किसी कंपनी को अगर IPO लॉन्च करना है तो SEC क्या करता है, SEC देखता है कि उस कंपनी का डिटेल्ड बिजनेस केस क्या है, फिर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन, और फिर एक क्वालिफाइड प्राइवेट एंटिटी या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर एक लीगल काउंसिल जो है वो फिर इस कंपनी का एक ये डॉक्यूमेंट्स या फिर ये इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करके SEC को बताते हैं और उसके बाद परमिशन दी जाती है। तो ये प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस इज़ मच ईजियर कंपेयर टू ये प्रॉफिट और ये वाली कंडीशंस। क्योंकि मान लीजिए कि कोई नई कंपनी है, आपके पास एक नया विचार है, तो अब आपने एक नया विचार लेकर आ रहे हैं, आपने एक नई कंपनी खोली, लेट्स से आपने ओला की शुरुआत की। अब ओला को फेमस करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करनी होगी, स्टिकर्स लगाने होंगे, मैनेजर्स को अपॉइंट करने होंगे, और फिर वो लोग जाकर टैक्सी वालों को कन्विंस करेंगे, और फिर जिनके पास एक्स्ट्रा कार हैं वो कन्विंस करेंगे, ये सारी चीज़ें होगी। तो उसके लिए स्टार्टिंग में आप खर्च करेंगे, स्टार्टिंग में खर्च होगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा, लेकिन 2 साल के बाद एक बार आपको जहाँ तक पहुँचना, आप एडवर्टीजमेंट हो गई, आप फेमस हो गए, काम चलने लगा, फिर 2 साल के बाद आपकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट करने की शुरुआत करेगी। तो क्योंकि आपका ऑपरेटिंग लॉस है यहाँ पर, भले ही भविष्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग लॉस है, तो फिर SEBI आपको अलाउ नहीं करेगी, लेकिन SEC जो है वो आपको अलाउ करेगा। और इन्फॉर्मेशन, जब सही इन्फॉर्मेशन मार्केट में होती है तो इन्वेस्टर्स के पास भी एक एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन वो ले सकते हैं। तो इजी एंट्री जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इजी एंट्री से आज के ज़माने में जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स देयर आर टर्म्स एंड कंडीशन कि फिर आपने पैसे कलेक्ट कर लिया और बिजनेस बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। जेन्युइन कंपनीज हैं तो ये सारी चीज़ें इसका एनालिसिस किया जाता है, लेकिन एंट्री जो है वो इजी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि आपका अगर जो प्रमोटर है, तो प्रमोटर
कि कुछ पैसे जो हैं वो 3 सालों के लिए वो ब्लॉक होते हैं, फिर नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स हैं उनके पैसे 1 साल के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें बातचीत चल रही है कि इसको ये 3 सालों को 1 साल और ये 1 साल को 6 महीने का पीरियड कन्वर्ट करने की बातचीत चल रही है। लेकिन SEC जो न्यूयॉर्क का जो कमीशन करता है कि इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ों का एनालिसिस वो खुद नहीं, फिर ये प्राइवेट काउंसिल्स करते हैं, उनका सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर वो उस कंपनी को परमिशन दे देते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पर स्टार्टअप्स जो हैं वो काफ़ी काफ़ी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल होने लगे हैं, क्योंकि ये सारे उनको फंड मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो हमें हमारे देश में करने की आवश्यकता है। एंट्री और एग्ज़िट जो है ये इजी होनी चाहिए। अगर आप आना चाहते हैं या फिर जाना चाहते हैं, इट शुड बी इजी। और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने की आवश्यकता है, और एक इक्विटी मार्केट में जो एक कंपटीशन जो है, कंपटीशन को फोस्टर यानी कि उसको हेल्थी कंपटीशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड टुडे। ये रहा कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से PDF को डाउनलोड करने के बाद आराम से इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।